आज का हमारा जो सेशन आज का हमारा सेशन जो है वो जिस तरह पहले ही बताया गया है, वो डिस्कशन है इस चीज़ के ऊपर कि कैसे हम जर्मनी में रहते हुए इस चीज़ को इंश्योर करें और कि हम जो खा रहे हैं वो कैसे बेहतर से बेहतर इस्लामिकली यानी हम उसको कंप्लाई कर सकते हैं। आसानी से चीज़ें कैसे ढूंढ सकते हैं हमारी मर्जी की, जो कि हेल्दी हेल्दी यानी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के हवाले से भी बेहतर हों और फिर जो हलाल कंप्लायंस है उसके हवाले से भी बेहतर हों। और इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी यानी आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जैसे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बिल्कुल नए आते हैं लोग यहाँ पे, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनको यानी डॉक्टर से जो शाइन मिलते हैं वो किस तरह उनको कैटेगराइज किया गया है, उनका क्या मतलब होता है, उनको समझना और उनको आगे इस्तेमाल करना कैसे आपके लिए इजी हो सकता है, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह आज। तो ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड होगा, तो जो हजरात भी वीडियो के अंदर आए हैं तो इस चीज़ को बेशक वो जहन में रखें कि ये रिकॉर्डेड सेशन है और बाद में यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा इंशाल्लाह। तो हाफ साहब से रिक्वेस्ट है, हाफ साहब जो है इंशाल्लाह हमारे आज के स्पीकर होंगे, हाफिज मोहम्मद नुमान साहब। ये जो है इस फील्ड के अंदर जो है वो काफ़ी रिसर्च और अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। इंशाल्लाह वो आज अच्छे तरीके से हमारे साथ शेयर करेंगे। जी हाफिज नुमान साहब। बहुत शुक्रिया उमर भाई। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उमर भाई आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? जी स्क्रीन नज़र आ रही है लेकिन प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है। राइट। ये ये उस मोड में है जो आपको नजर आनी चाहिए ना, जिसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड भी नजर आ रही होती है, नोट्स भी नजर आ रहे होते हैं। मेरा ख्याल है F5 करके चेक करें जरा। एक सेकंड। यहाँ से होनी चाहिए वैसे। हाँ अब परफेक्ट। और लेकिन अब लेट से अब। अब ठीक नहीं है, अब वो हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मुझे वो सिर्फ प्रेजेंटेशन को शेयर करना, सॉरी। एग्जैक्टली। एक मिनट, मैं किसी गलत कर रहा था चीज। अब ठीक है आई गेस उमर भाई। जी अब परफेक्ट है, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और जैसे कि उमर भाई ने ऑलरेडी बताया कि आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह मतलब बेसिकली हमारा फूड जो हम खाते हैं वो एक्चुअली है क्या, और किस तरह उसे हम ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। और शॉपिंग के हवाले से कुछ चीज़ें सुपरमार्केट में, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ थोड़ा सा कुछ क्योंकि हलाल एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन कुछ उसके बारे में भी गाइडलाइंस देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जैसे उमर भाई ने बताया कि ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया कि हम एंड पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डॉक्टर्स के बारे में, कैसे उन्हें विजिट किया जा सकता है और डिफरेंट तरह की जो हमें प्रिस्क्रिप्शंस मिलती हैं। शुरू में जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि हमें ये पता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे हमें पानी और ऑक्सीजन और फूड चाहिए। पानी के बगैर, एयर के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, जैसे हम 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे पानी के बगैर 3 दिन से ज्यादा, फूड के बगैर 3 हफ्ते से ज्यादा। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सनल फिजिक के ऊपर, उस इंसान के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें से एक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, फूड के बारे में। थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट इस हवाले से ये देना था कि कैसे सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हुई प्री और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियोज मैंने यहाँ पे लिखा है। प्री वर्ल्ड वॉर ये सिनेरियो था कि हमारे पास जो था वो फूड की कमी थी, स्कार्सिटी थी, और बहुत ज्यादा इसीलिए
मतलब जंग की वजह से इधर उधर बहुत ज्यादा फूड जो है वो माल न्यूट्रिशन था, और काफी जनरल पब्लिक तक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत लिमिटेड थी। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास क्या हुआ कि ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब जिस एरा में हम हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, और अब जो है वो मतलब हमारे पास जो है ना वो ओवर अबंडेंस ऑफ चीप फूड हो गई है। और लेकिन इसके साथ साथ और क्या हुआ कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। और हम एक डाइट है जो आजकल बहुत फेमस है, इनफैक्ट हम सब वो खा रहे हैं, लेकिन शायद उसका नाम है वेस्टर्न डाइट। वेस्टर्न डाइट किसको कहते हैं? जो कन्वीनियंट और फास्ट हो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे बहुत सारी जो है वर्क फोर्स की जरूरत थी, तो काफी जो वुमेन है वो एज अ वर्क फोर्स मतलब हायर हुई। और मतलब ज्यादातर लोगों का शिफ्ट ये हुआ कि उनको मतलब घर में पकाने से जो चीजें थी वो मूव करना पड़ी, मतलब बाहर से कन्वीनियंट फूड के ऊपर। तो इसी वजह से, ये मूव होने की वजह से अब हमारे पास जो है वो एपिडेमिक्स चल रही हैं ओबिसिटी और डायबिटीज की। और जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, नेचर में पब्लिश हुई, और नीचे इसके लिंक्स भी हैं, मतलब रेफरेंस भी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 1985 से कैसे अफेक्टेड पॉपुलेशन विद ओबिसिटी एंड डायबिटीज, और आप देख रहे हैं 2030 तक दे सेड कि मोर देन 300 मिलियन पीपल in the world they will be affected with the with obesity and diabetes. So ये जो है वो बहुत एक सीरियस कंसर्न जो है वो एक बनता जा रहा है। तो इसी को ही मजीद समझेंगे, जैसे जस्ट बेसिक आपको ये सबको ऑलमोस्ट पता है कि जैसे हमारे फूड में जो है ना वो आई गेस 3 बेसिक जो है वो इंग्रेडिएंट है। और एट द एंड हमें क्या चाहिए? हमें फूड से एनर्जी चाहिए जिससे हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली चीज है कार्ब्स, दूसरी चीज है प्रोटीन, और तीसरी फैट्स है। और ये जो फाइबर है वो वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखेंगे उसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, फिर डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स हम देखेंगे, टेबल शुगर वगैरह उसमें आ जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास डाइटरी स्टार्च है जिसको हम हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट कर सकती है। और फाइबर ये जो होते हैं ये इन डाइजेस्टेबल होते हैं, ये होते बिल्कुल कार्ब्स ही हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्ब्स होते हैं फाइबर्स। और इसी तरह जो शुगर होती है, या ग्लूकोज है, या उसके बाद आप कह लें फ्रक्टोज है, ये सिंपल शुगर यूनिट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है। 20 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड जो हैं वो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से 9 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो बॉडी नहीं बना पाती और हमें एक्सटर्नल फूड के जरिए उसे देने पड़ते हैं। और इस तरह मतलब ये अमाइनो एसिड्स की उनके बारे में कुछ। और फिर हमारे पास फैट है। फैट बेसिकली हम जो मीट वगैरह से लेते हैं या ऑयल वगैरह से लेते हैं। फैट भी हमारे पास सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में हो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, और जो सॉलिड फॉर्म में ना हो, लिक्विड फॉर्म में, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फॉर्म। और इसी तरह इनकी और भी डिवीजन है, एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल इज थॉट टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर द बॉडी, एंड एलडीएल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके बारे में मजीद देखेंगे। तो बेसिक जो पर्पस है हमारा, मतलब एट द एंड, मतलब हमने अचीव क्या करना है यहाँ से? हमें अचीव करना है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, लेट मी टर्न ऑन माय पॉइंटर। हमने अचीव क्या करना है कि वी वांट टू अचीव बैलेंस बिटवीन हम अपनी जो फूड से एनर्जी ले रहे हैं और जो हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसके दरमियान हमने बैलेंस जो है वो डेवलप करना है। हमारी जो बॉडी है, अगर हम लेट से कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, तो उसके जरिए वो क्या बनाती है? वो एटीपी बनाती है। एटीपी होती है यूज, जो ऐसी फॉर्म होती है एनर्जी की जिसको बॉडी यूज कर सकती है। और जो एटीपी बच जाती है, बॉडी जो है उसको एडिपोज टिश्यू एक होते हैं, इनको फैट टिश्यूज कहते हैं बॉडी में। लेट से आपने फॉर एग्जांपल 3000 कैलोरीज खाई हैं, और आपकी आपकी जरूरत थी 2000 कैलोरीज। तो 2000 कैलोरीज तो एटीपी की फॉर्म में यूज होगी। बाकी जो 1000 कैलोरीज है ना, आइदर वो प्रोटीन से आ रही हैं या कार्ब से आ रही हैं, बॉडी इसको क्या करेगी? एडिपोज टिश्यू बनाएगी और उसको स्टोर कर देगी। और वो स्टोर उस दिन के लिए करेगी कि काश आपको बाद में जो है वो उसकी दोबारा कभी जरूरत पड़े।
तो बेसिक ये चीज है, ये बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। और आखिरी जो सबसे एक और जरूरी चीज है कि अगर हम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं ना, कि कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन्स, तो ये कुछ जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, हमें हर जो है वो कैटेगरी है उसमें एक जो है वो अच्छी फॉर्म ऑफ मतलब फूड को सिलेक्ट करना है, जो हमारी जो है ना हेल्थ को सपोर्ट करे। उसके बाद थोड़ा सा मतलब हम जैसे मैंने पहले बात की कि हम जो है वो मोर टुवर्ड्स नाउ द वेस्टर्न डाइट। वेस्टर्न डाइट जो होती है वो, उसकी सबसे बड़ी फीचर है कि वो प्रोसेस्ड है। वो बहुत ज्यादा हाईली जो है वो प्रोसेस्ड है। जैसे हम देखते हैं कोई भी मतलब बाजार से मतलब कोई भी हम फूड खरीद लें जो मतलब बहुत कन्वीनियंटली हमें मिल जाता है, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में बन जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो प्रोसेस्ड फूड है। और लेकिन मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं, मतलब वेस्टर्न डाइट वो नहीं अच्छी? उसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहले तो एक जनरल रूल आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि जो किसी भी जो फूड होता है ना, वो जितना न्यूट्रिशनली रिच होगा, उतना उसका स्पॉइल रेट जो होगा ना वो ज्यादा होगा। लेट से अगर कोई चीज बिल्कुल प्रोसेस्ड है और उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है, तो उस चीज को उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो लेट से 1 मंथ होगी, 2 मंथ होगी। जो चीज ज्यादा न्यूट्रिशनल, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जैसे आप वेजिटेबल्स देखते हैं, जैसे हम नेचुरल लेट से मिल्क को देख लेते हैं, किसी भी चीज को देख लेते हैं, आप उसे बाहर रखेंगे वो एक दिन में खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आपका फूड न्यूट्रिशनल रिच होगा, उतना ज्यादा वो जल्दी खराब होने के उसके चांसेस होंगे। तो फिर उसके बाद जो है मतलब ये दो तरह की हमारे पास एक कैटेगरीज हैं। एक है एनर्जी डेंस फूड वर्सेस न्यूट्रिएंट डेंस फूड। अगर आप कोको कोला को देखेंगे तो इसमें जो है ना वो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं। हम लेट से मतलब एक एक कप पीते हैं और हमें उससे आई डोंट नो लाइक एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन हमें लेट्स से कि हमें 300-400 कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन 300-400 कैलोरीज मिलती हैं, उसको हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट कितना है, उसमें न्यूट्रिशन हमें कितने मिले, मतलब जितनी कैलोरीज मिल रही है उसके बनिस्बत हमें न्यूट्रिशन कितने मिले हैं, वो बिल्कुल जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। एज कम्पेयर टू अगर हम सोचें कि हम स्पिनच लेते हैं, स्पिनच को लेते हैं, तो उसकी कैलोरीज चाहे उसके कंपैरिजन में उतनी ही हो, लेकिन क्या है कि वो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। लेट्स से कि अगर वो 200 कैलोरीज हम ले रहे हैं उसे, उसके पीछे 20-25-30 न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो मिल के हमें कैलोरीज वो दे रहे हैं। तो हमें ये भी थोड़ा ख्याल रखना है कि आइदर हमारा फूड कैलोरी रिच है, कैलोरी डेंस फूड है, मतलब सिर्फ हमें एनर्जी दे रहा है, या वो उस एनर्जी के बदले हमें न्यूट्रिशन भी कोई प्रोवाइड कर। और जैसे ऑलरेडी मैंने बात की कि प्रोसेस्ड फूड में क्या हमारे पास होता है, उसको मजेदार बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा फैट डाला जाता है, शुगर डाली जाती है, सॉल्ट, कलर्स, फ्लेवर्स, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स के और क्या नहीं डाला जाता। और उसके बाद जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जब हम इसको जितना फूड को प्रोसेस करते जाएंगे, उतना ज्यादा इसमें फाइबर, इसमें आयरन, विटामिन बी सारा जो है वो खत्म होता जाएगा। और लेकिन बंदा सोचता है कि प्रोसेस किया ही क्यों जाता है, मतलब फूड को। तो इसकी दो रीजंस, बहुत बड़ी रीजंस ये होती हैं कि पहली तो ये होती है कि आपकी प्रोडक्ट को अच्छा और सॉफ्टर टेक्सचर देने के लिए, और दूसरी इसकी रीजन ये होती है कि शेल्फ लाइफ, कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक दिन में उनकी प्रोडक्ट खराब हो जाए। तो ये दो मेन रीजंस होती हैं जो कंपनीज जाती हैं टुवर्ड्स मोर प्रोसेस्ड फूड की तरफ। फिर इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है? हमने बहुत सारी बातें कर ली प्रोसेस्ड फूड के बारे में, मतलब पहले भी हमने ये देखा कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें अपने एनर्जी और एनर्जी जो हम गेन कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें बैलेंस रखना है। तो इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। ये सोल्यूशन वही है जो हम पहले किया करते थे, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था, कि कुकिंग एट होम। तो इसमें बहुत जरूरी है कि ये मैंने एक प्लेट की पिक्चर यहाँ पे दी कि आपकी प्लेट में हर तरह का इंग्रेडिएंट हो। आपकी प्लेट में ये जरूरी है कि हाफ ऑफ द प्लेट इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, और उसके बाद आप उसमें प्रोटीन और कुछ फैट भी डाल सकते हैं। तो अगर हम घर पे, जितना ज्यादा हम घर पे बनाएंगे फूड, हम सबसे ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट उसके लिए चूज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा उसको बनाएं,
और वो हमारे लिए जितना मतलब जितना हम घर पे खाएंगे, एक ऐसी रिसर्च हुई, उन्होंने देखा कि जितने भी घर पे खाने वाले लोग और बाहर खाने वाले लोग, उन्होंने देखा कि जितने भी घर पे खाने वाले लोग हैं वो कभी भी फैट नहीं हुए, इररिस्पेक्टिव के वो क्या खा रहे हैं। लेकिन घर की जो न्यूट्रिशनल रिच फूड है उससे वो कभी भी फैट नहीं हुए। तो अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हम कुकिंग एट होम करें और स्टेप वाइज चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने किसी ऑफिस जा रहे हैं तो घर से फूड लेके जाएं, और स्टेप वाइज कुछ ऐसी रेसिपी सीखें जो जल्दी बन जाती हों, या अब कोई वीकेंड के ऊपर टाइम निकालें, आधा घंटा घंटा निकालें, जिससे हम बहुत ज्यादा डिशेस प्रिपेयर करके उसे सेव कर लें, उसे डीप फ्रीज कर लें, तो बहुत ज्यादा जो है ना इससे चीजें बचाई जा सकती हैं, मतलब हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद एक और चीज जो मैं जो है वो बताना चाह रहा था ऑडियंस को, वो ये है कि लेट्स से कि हम सुपर मार्केट में जाते हैं, तो सबसे पहली तो चीज ये है कि वहां पे बहुत केयरफुल रहना होता है हमें कि सुपर मार्केट किस साइकी पे डेवलप होती है। अगर आप सुपर मार्केट में जाएंगे, जैसे ये राइड में जो पिक्चर आपको शो हो रही है, हमेशा जो न्यूट्रिशनल चीजें होंगी ना, या जो ज्यादा इंसान के लिए फायदेमंद चीजें, वो हमेशा एजिस पे रखी होती। मतलब यहाँ से आप लेट से यहाँ से आप नेविगेट कर रहे हैं, लेफ्ट पे ये जाएंगे, ये सारी एजेस पे वो चीज होंगी, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स होंगे, यहाँ पे दूध होगा, यहाँ पे चीज होगी, यहाँ पे फिश होगी, यहाँ पे सारा कुछ, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये एजेस पे पड़ी होती हैं सुपरमार्केट्स में। और लेकिन इनका जो डायरेक्ट रास्ता होता है ना, लेट से फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ जाना है, तो दरमियान में क्या होता है, ये सारे का सारा जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, हाईली प्रोसेस्ड फूड। जो डायरेक्ट वे ऑफ, मतलब आप अगर आप अंडे लेने गए हैं और अंडों को लेने का डायरेक्ट वे कहाँ से होके जाता है, जो हाईली प्रोसेस्ड सेक्शन में से होके जाता है। अगर आप लेट से कि आप अपने लिए काट पोटैटोस लेने गए हैं सिंपल, और उनका जो रास्ता है वो कहाँ से होके जाता है, वो हाईली प्रोसेस्ड चिप्स से होके जाता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हम हमेशा इस प्लान पे स्टिक रहें, कि हमेशा हम एजिस पे रहें। एजिस, जितनी भी सुपरमार्केट्स के एजिस हैं, और ये दरमियान वाली जो आयल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अवॉइड द सेंटर आयल्स, ये दरमियान वाली आयल्स को अवॉइड करें। ये बहुत ज्यादा एक फैक्ट है कि हंड्रेड्स ऑफ, क्या थाउजेंड्स ऑफ यूरोस जो हैं, बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूरोस जो है वो स्पेंड होते हैं पर ईयर बेस पे, अपनी ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करने के लिए, और अपनी प्रोडक्ट को आई वो जो होता है ना आई साइट हाइट पर रखने के लिए बहुत ज्यादा कंपनीज स्पेंड करती, ताकि जो भी लोग यहाँ से गुजरे वो हमारी प्रोडक्ट्स को लिए बगैर ना रह सके। और दूसरा एक इसका एक और रूल है, वो ये है, किसी भी आप चीज को देखें, उसमें अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, तो आप उस चीज को रख दें कि यार इतनी चीजें एक चीज में है, तो वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। ये भी एक सिंपल सा रूल है। और दूसरा ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स हो। अगर आप एक चीज को उठाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि तीन चार इंग्रेडिएंट और वो पढ़े जा रहे हैं, तो ठीक है, वो चीज को जो है वो लेने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन एट द एंड एक ये चीज है कि वो चीजें खरीदना हमेशा प्रेफर करनी चाहिए जिनकी कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं होती। आपको पता होगा कि किन चीजों की इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं होती, वो ऐसी चीजें हैं जो फ्रेश चीजें हैं, मतलब वेजिटेबल्स हैं। कभी आपने बनानास के ऊपर देखी है कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट? कभी आपने एप्पल के बाहर देखा है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है? तो ऐसी चीजें लें जिनको खुद ना बताना पड़े कि मैं कितनी न्यूट्रिशन रिच हूँ। तो ऐसी चीजों को जो है ना वो हमेशा प्रेफर करें। और ये सुपरमार्केट वाला रूल, इसे याद रखना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसके बारे में बहुत से टिप्स हैं वो, लेकिन फिर भी टाइम शॉर्टेज की वजह से आप लिस्ट बना के जाएं। जब आप हंग्री हो तब ना जाएं सुपरमार्केट में। तो ये चीजें बेसिक शॉपिंग से शुरू हो जाती हैं। शॉपिंग वाइजली, देन कुकिंग एट होम, देन कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड। और देन जब हम सारा कुछ ये कर लेते हैं, जितनी हम एनर्जी ले रहे हैं उतनी एनर्जी हम स्पेंड करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं इन सम अप के, जो हम हमें बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकती हैं, और हम एक हेल्थफुल जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे कोई भी भाई आप भी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपना। मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, इमेजेस, यहाँ पे जो लोकल मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, एज एन ऑल्टरनेटिव, मैंने कहा हेल्थी ऑल्टरनेटिव के तौर पे इन्हें यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, वाटसन फुल कॉर्न मेल है।
इसमें ये है कि अगर हम 405 और जितने भी नंबर्स हैं ये 550, 1050, जितने भी नंबर्स हैं वाटसन कॉर्न, फुल कॉर्न मेल के, उनको अवॉइड करें। मैं बाद में बताऊंगा क्यों अवॉइड करें। और अगर हम फुल कॉर्न को यूज करें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है हमारी मतलब हेल्थ के लिए। अगर हम ब्रेड्स को अवॉइड करें, अगर जो भी मतलब अगर जिसे हम बोलते हैं टोस्ट ब्रेड, उसको अवॉइड करें, जितनी भी वाइट चीजें हैं उनको अवॉइड करें और फुल कॉर्न की तरफ आ जाएं, तो ये बहुत बेहतर हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। और ये सेकंड पिक्चर में मैंने सिर्फ ये वैसे ही मतलब एक एज एन ऑल्टरनेटिव अगर आप रोटियां नहीं भी बना सकते तो ये एक बेहतर चॉइस हो सकती है। ये टोटीला रैप्स हैं, फुल कॉर्न से बनी हुई हैं और ये लिडल से मिलती हैं। उसके बाद ये बुटर schmaltz है, और उसके बाद बुटर schmaltz देसी घी को कहते हैं। फिर ये बटर है, फिर हमारे पास ओलिवन ऑयल है। अगर हम अपने जितने भी ऑयल्स यूज करते हैं, एक एक रिसर्च मैंने कुछ देर पहले पढ़ी, और उसमें कहा गया कि इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कम हो रही है, जितनी भी चीजें उन्होंने सारी चीजें जब मैयर की, तो सबसे जो बड़ा कॉज निकल के आया वो आजकल के वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जिसमें जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स है, पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है या कैनोला ऑयल है, जितने भी ऑयल्स हैं, ये बहुत बड़ा मेजर कॉज ऑफ आपकी हार्ट डिजीज है। बहुत ज्यादा आपकी जो बीपी के मसले हैं, जो आपकी आर्टरीज की स्टिफनेस है, उनका बहुत बड़ा कॉज जो है वो ऑयल है। और ऑयल के बारे में फिर थोड़ी और भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, इन पे टाइम हुआ तो। और भी मतलब आपको बताएंगे इसमें ट्रांस फैट क्या है और फिर अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स। बहरहाल उन सारी डिस्कशन के उसको उसको फिर भी समराइज करते हुए, ये है कि किसी तरह हम ऑयल्स को रिप्लेस कर सके नेचुरल ऑयल से, जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास। इसी तरह जैसे हम टेबल शुगर को अगर थोड़ा बहुत ये शक्कर से रिप्लेस कर सकें या हनी, लेकिन फिर भी लिमिटेड अमाउंट में इसे मतलब रखते हुए। और फिर हमारे पास फिश है, अगर हम अपने दूध को, अच्छे वाला दूध अगर देखें, दूध को रिप्लेस कर सकें और हमारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकें, खास तौर पे ब्रोकली, जो हम काफी बंदों को पसंद नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन डेंस फूड है। किसी एक बहुत मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट थे, तो उनसे पूछा गया कि आपको अगर एक फूड खाना पड़े जिंदगी में, जितनी भी आपकी जिंदगी रहेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रोकली, आई वुड चूज ब्रोकली। तो ये बहुत जो है वो मतलब हो सकता है कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और एंड पे ये दो चीजें जो मैंने यहाँ पे रखी हैं, ये आपकी फाइबर की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। जो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, घर का खाना नहीं खाते, बाहर से मतलब हम लेट से ब्रॉट लेके खाते हैं या कोई भी रोटियां खाते हैं, मैदे की वाइट रोटियां खाते हैं। एट द एंड वो क्या कर रही हैं कि उसमें फाइबर की कमी हमारी पूरी नहीं हो रही। जबकि रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फाइबर जो है ना अडल्ट के लिए, वो 30 से 40 ग्राम के दरमियान है। तो अगर आप मतलब आप यहाँ पे मतलब आप कर रहे हैं, केयरलेस हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्रा फाइबर ले लें। जो ये इसे फ्लोजामन शालन, इसे चिया सीड्स, इन दोनों की फॉर्म में, इन दोनों को पानी के साथ लिया जा सकता है अपनी फाइबर की इनटेक को पूरा करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है आपकी जो भी बड़ी आंत और छोटी आंत के फंक्शन के लिए, आपके स्मूथ बाउल मूवमेंट के लिए, आपकी जो है वो शुगर रिलीज को कम करने के लिए, और जितने भी आप कार्ब्स खाते हैं, अगर आप उसके साथ फाइबर खाएंगे, तो फाइबर क्या करेगा कि कार्ब्स की, शुगर की जो एकदम से स्पाइक होती है ना, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, शुगर को इतना ज्यादा रिलीज नहीं होने देगा इतना जल्दी। तो ये बहुत चीजें जो है ना वो जरूरी हैं। उसके बाद आई गेस कुछ थोड़ी चीजें और हैं, लेकिन वो बाद में देखते हैं अगर टाइम हुआ तो। मैं सिर्फ आपके सामने एक मिसाल, एक एग्जांपल के तौर पे, हमने यहाँ पे बात की कि ये वाटसन फुल कॉर्न मेल पे हम क्यों शिफ्ट हो जाए। उसकी रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये ना इसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू वो यहाँ पे कोट की है, और जस्ट आपको बताने के लिए कि हम कैसे लेबल को पढ़ सकते हैं किसी भी चीज का। तो अगर आप ये वाला कॉलम देखेंगे जो ग्रीन में है, ये वाइटसन मेल है 405। और ये अगर आप देखेंगे तो ये वाइटसन मेल है फुल कॉर्न वाइटसन मेल, मतलब गंदम का आटा फुल कॉर्न, जिसके अंदर से मतलब जिसको छना नहीं हुआ, जो छना नहीं हुआ। और ये वो वाला आटा है जो छना हुआ है बिल्कुल, जिसे मैदा हम कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे मेजर डिफरेंस ये, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे फाइबर, ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें 405 में अगर आप देखेंगे तो
पर 100 ग्राम्स इसमें 4 ग्राम फाइबर है, और पर 100 ग्राम्स इसमें 13 ग्राम फाइबर। तो आप देखें कि ये ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है फाइबर के अंदर, अगर आप फुल कॉर्न मेल लेते हैं ये वाला, और अगर आप जो है वो 405 वाला लेते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग लेकर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोलन हाइड्रेट जो लिखा हुआ है, इसमें 72 है, इसमें 60 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होगी क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है, और जब आप कार्ब्स के साथ फाइबर भी खाएंगे तो मेजर कार्ब्स जो होते हैं वो मैंने जैसे पहले कहा कि वो उन्होंने शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपको एनर्जी देनी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हमने उसमें जो एहतियात ये करनी होती है कि सिंपल शुगर जो होती है ना, वो फौरन आपकी ब्लड में जो है ना वो मतलब शुगर का एक लेवल बढ़ाती हैं, जल्दी से शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं सिंपल यूनिट्स में, उससे फिर इंसुलिन जो है वो स्पाइक करती है। तो हमने क्या करना है कि ऐसे कार्ब्स खाने, ये कार्ब्स के साथ ऐसी चीज खानी है कि जो हमारी शुगर रिलीज को कम कर सके और जो इंसुलिन स्पाइक है उसको कम कर सके। जितने भी कार्ब्स हम खा रहे हैं उसका सबसे अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि उनके अंदर जो शुगर रिलीजिंग जो उनकी रेट है वो कम हो। और इसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स से भी देखते हैं, ग्लाइसीमिक लोड भी देखते हैं। जिन फूड्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 के करीब है वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप 50 से नीचे वाले ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं, और 50 के करीब करीब। तो उसमें क्या होगा कि जो 50 के करीब वाले हैं उनकी जो रिलीज ऑफ शुगर है, आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी वो प्रोवाइड करते रहेंगे, बनिस्बत इसके कि अगर आप कोला पी लेंगे, कोला फौरन आपको एनर्जी देगा, कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक है। और फौरन एनर्जी जब वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में हो जाएगी तो उसी वजह से बहुत ज्यादा इंसुलिन निकलेगी। और जब बहुत ज्यादा इंसुलिन निकलेगी तो फिर आधे घंटे बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, या मैं आपको कहूंगा कि ऑब्जर्व करें कि जब आप कोई भी स्वीट चीज खाते हैं तो फौरन आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हो गए, लेकिन उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आपको ऐसी भूख लगती है कि इंसान से कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की वजह से, कि आपकी जितनी शुगर रिलीज होती है उससे डबल बहुत ज्यादा इंसुलिन स्पाइक कर देती है, और जिसकी वजह से ना वो ओवर रिस्पॉन्ड करती है, और इसी वजह से एंड पे एट द एंड डायबिटीज भी हो जाती है बहुत ज्यादा। जब इंसुलिन रिलीज होती रहती है स्पाइक्स आती रहती हैं, तो फिर आपके जो सेल्स हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये उनमें जो है ना थोड़ी चीजें थी। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत मैंने इतना ज्यादा इस टॉपिक के बारे में नहीं लिखा इंटेंशनली, लेकिन कुछ थोड़ी सी एक दो चीजों पे आपकी जो है ना वो तवज्जो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस खुद थोड़ा पढ़े। इसके बारे में जो है वो दो चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो एक हलाल चेक फेसबुक ग्रुप है, जिसमें उन्होंने सब कंपनीज जो मशहूर कंपनीज हैं डॉइचलैंड में, उनसे पूछा गया कि आपका श्लख्तन जो आपका स्लॉटरिंग प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। तो उसमें हर कंपनी का उन्होंने ना रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। तो ये बहुत हेल्पफुल है पढ़ने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि आप किस कंपनी की प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, किसकी नहीं लेना चाहते। और फिर एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट जो आजकल ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, जितनी भी इधर उधर की आइटम्स हैं, ऑलमोस्ट आई वुड से कि 70-80% इंग्रेडिएंट हमारे पास होता है E471 मोनोडाइग्लिसराइड्स फॉन स्पाइजेफेटजावन। इसे कहते हैं मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसके बारे में मतलब बहुत सी जो एप्स हैं हमारी जो हलाल बताने वाली भी हैं वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं करती। वो आजकल कहते हैं कि मतलब ये इनका ज्यादातर सोर्स जो होता है ये एक इमलगेटर है, ये क्या करता है कि पानी को और ऑयल को इकट्ठा रखता है। तो वो कहते हैं कि ज्यादातर ये जो है ना वेजिटेबल सोर्स से ही है ये वाला। लेकिन ये भी बात है कि जब वेजिटेबल सोर्स से हो तो अलहदा मेंशन भी होता है, लीटर में कुछ ऐसी चीजें हैं, शायद मैं बाद में आपको अगर टाइम हो तो दिखाऊं, जिसमें लिखा होता है कि ये फ्लांजिशे जो है ना बेसिस है इसकी। लेकिन फिर भी मतलब ये ज्यादातर प्रिवेलेंट यही है कि ये वेजिटेबल सोर्स है, लेकिन जहां पे नहीं लिखा हुआ, ये कुछ स्क्रीनशॉट है यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये मैंने एडिका से, रेवे से और इनकी जितनी भी मार्केट्स हैं वहां से देखा, और मतलब उसमें मैंने देखा कि ये वेजिटेरियन है, वेगान है ये इंग्रेडिएंट। तो उन सारों का यही कहना था ये वेगान हो भी सकता है, वेजिटेरियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये रिस्पॉन्स आप पढ़ेंगे ये एडिका का, तो उसने क्या लिखा है, एंड उसने कहा कि इस केस में मतलब कि रिंड फैट से भी हो सकता है, आउफ अब आउफ रिंड फैट ठीक हो गया, और श्वाइन्स schmalz,
ये भी हो सकता है। तो इस केस में ये हलाल नहीं होगा, ये एटिका का रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे अगर नीचे लिखेंगे आप, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है रेवे के ऊपर, निश अल्सहाइन वेगान, यहाँ पे भी लिखा है कि ये फिर वेगान और वेजिटेरियन नहीं होगा। तो इस बारे में थोड़ी सी तहकीक चीजों के बारे में जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, तो अगर 471 के बारे में अगर देखा जाए कि वो प्लांट बेस्ड है या नहीं, तो ये एक एहतियात बहुत जरूरी होगी। और दूसरा जो मैं चाहता हूँ कि आप सारे जो है ना वो हलाल की डेफिनेशन पे गौर करें। मैं जैसे आपको एक कंपनी की मिसाल देता हूँ, विजन हॉफ कंपनी है, बहुत ज्यादा मतलब आपने देखी होगी काउफलैंड में, इधर उधर बहुत ज्यादा इनका हलाल टैग के साथ ना इनका गोश्त होता है। और ये एक है हलाल सर्टिफिकेशन जर्मनी, HCG, उसकी तरफ से इनको हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आपका प्रोसेस कैसा है, हलाल प्रोसेस, आप किसको हलाल कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में कोई ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है कि जो एक इम्पोज करे किसी के ऊपर कि आपका हलाल लोगो कहाँ से आ रहा है, किस तरह का हलाल होना चाहिए। इस पे कोई ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। तो जब उनसे पूछा गया, ये लेफ्ट में आप उनका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, जब विजन हॉफ से पूछा गया कि आपका शनाख्तन प्रोसेस कैसा है, वो क्या है, तो उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे देखें, जो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जो जितने भी जो हम काट मतलब एनिमल को शनाख्तन करते हैं, वो हम उसको पहले बिटॉयब्ड करते हैं, उनको पहले स्टन करते हैं CO2 से। ठीक है, ये एक प्रोसेस उनका, ये उन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने क्या लिखा कि यहाँ पे अगर आप ये जर्मन को अगर आप उर्दू में करके आपको बता दूं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा जो ऑपरेटर है मुस्लिम होता है, जब वो मशीन ऑन करता है, ये मैकेनिकली स्लॉटर होते हैं, पहले तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल जो है वो मैकेनिकली स्लॉटर्ड है। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमारा वो मुस्लिम ऑपरेटर जो है ना वो बटन प्रेस करता है ना, तो तब वो एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ देता है। और जब अगर पाउजे वगैरह हो, तो पाउजे के बाद दोबारा वो आए तो दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ देता है। तो मतलब इसमें मैं मतलब ये इनको हलाल सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब हलाल सर्टिफिकेशन जर्मनी में। लेकिन फिर भी मतलब मैं ये इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हलाल है नहीं हलाल, लेकिन मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्कॉलर को फॉलो करते हैं, जिसको भी करते हैं, उसके मुताबिक अगर उसकी डेफिनेशन उसको ये बताई जाए कि उनके हलाल का ये मतलब है कि वो पहले बिटॉयब भी करते हैं। और उन्होंने कहा है कि मतलब अ, जो है ना वो पूरी ईमेल ये थी उनकी कि बिटॉयबिंग के दौरान हम एक बंदा वहां पे खड़ा होता है, वो इंश्योर करता है कि कोई एनिमल जो है ना वो मतलब वो पहले मतलब डेथ ना हो जाए उसकी। लेकिन ये एक बहुत एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है कि जब सारी वो चिकन वो हैंग हुई होंगी, तो कैसे उसमें पता चलेगा कौन मतलब डेड डेड है या कौन अलाइव है। उसके बाद फिर उन्होंने ये लिखा कि मैकेनिकली स्लॉटर होता है और एक बार बटन प्रेस करते हैं तो बस उसमें होता है। कुछ ये कंपनीज है राइट के ऊपर, जिनका एटलीस्ट जिन्होंने ये इंश्योर किया है कि हम ना बिटॉयबिंग यूज करते हैं। और भी बहुत सी कंपनीज है, ये मैंने फेसबुक नीचे जो है वो एक लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये उन्होंने सारी कंपनीज के जितनी भी कंपनीज मोस्ट कॉमन जो हम कंपनीज देखते हैं यहाँ पे तुर्किश मार्क में, उन सारों का रिस्पॉन्स यहाँ पे ना इस पोस्ट के अंदर उन्होंने गैदर किया हुआ है। ये 3-4 साल पुराना है, लेकिन बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो ये कुछ कंपनीज उनमें से मैंने ऐसी निकाली जिन्होंने कहा कि हम बिटॉयबिंग भी यूज नहीं करते, विदाउट स्टनिंग है, और हमारा हैंड स्लॉटर है। तो फिर भी एट द एंड यू हैव टू डिसाइड एट द एंड के मतलब आप कौन सी हलाल डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन से आप चीज को खाना चाहते हैं। तो ये आप आपके ऊपर है, आप सबके ऊपर। इसके बारे में हो गया। उसके बाद जस्ट शॉर्टली, आई गेस ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले हो चुका है, 30 मिनट हो चुके। तो यहाँ पे हम जैसे सारों को पता है कि अगर आपको इलनेस कोई है, तो सबसे पहले आपने एक अपना हाउस आर्ट फाइंड ढूंढना है। वो आप नॉर्मला वाइज अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं लोकेलिटी में वहां भी देख सकते हैं, या कहीं भी आप चूज कर सकते हैं। हाउस आर्ट्स ये मतलब आपने रखना होता है, मतलब फैमिली डॉक्टर। तो जब भी आपको इलनेस होगी तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो आपका हाउस आर्ट्स होगा। फिर उसके बाद अगर आप हाउस आर्ट्स के पास जाते हैं, तो अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फिर आप वो आपको उबावाइजोंग एक देता है फॉर विजिटिंग ए स्पेशलिस्ट। अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट को विजिट करने की जरूरत है, जैसे प्रोक्टोलॉजी है, ओरोलॉजी है, या कुछ और जितने स्पेशलिस्ट हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लिए नहीं भी चाहिए उबावाइजोंग, जैसे ये स्किन के कोई इश्यूज हैं, या और कुछ एक दो ये जैसे हा एंड ओ है, मतलब ये ईयर ENT जो है उसके लिए भी कोई इतनी ओवरवाइजिंग की जरूरत नहीं है। तो उनके पास आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जैसे रेडियोलॉजी, उसके लिए आपको ओवरवाइजिंग चाहिए होगी हाउस आर्ट से।
और फिर ये मैंने ये जो ब्लू में चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं अंडरलाइन, ये सारी हाइपर लिंक्ड है। जब आपको ये मैं प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं, मतलब अगर आप वीकेंड पे बीमार हो गए तो यहाँ पे नोट फाइल क्लिनिक हूँ मैं कार्लसरुहे में, तो आप जब नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं बैठते तो आप वहां पे जा सकते हैं। फिर आप हाउ टू फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर, एक लिस्ट जो है वो केआईटी ने भी प्रोवाइड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये हाइपर लिंक्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगी। फिर एक टीके का अपना ऑनलाइन टूल है जहाँ पे इंग्लिश डॉक्टर्स को जो है ना वो ढूंढा जा सकता है आपकी लोकेलिटी में। फिर डिफरेंट एप्स हैं, फिर गूगल सर्च है, ये एप्स के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। और फिर जब आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं तो क्या दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपकी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन जो आपने उनको देनी होती है, और दूसरा वेटिंग टाइम। बहुत मतलब यहाँ पे सारों को पता ही है, मतलब जितने भी भाई सुन रहे हैं कि यहाँ पे मतलब वेट आपको करना पड़ता है इवन विद अपॉइंटमेंट। तो ये भी है। कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शनल ये भी हैं डॉक्टर के, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको विदाउट टर्मीन भी विजिट किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट के बगैर भी। उन वो भी शेयर होते रहते हैं उनके भी नाम। तो ये जस्ट ये था कि डॉक्टर को कैसे विजिट करना है और कैसे इंग्लिश डॉक्टर ढूंढना है, ये वो सब कुछ। उसके बाद ये कुछ था टाइप ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में। आप अगर लेफ्ट पे देखेंगे, आई होप कि ये इमेज जो है वो क्लियर हो सबके लिए। अगर आप सबसे जो मोस्ट कॉमन हमें जो रिसिप्ट मिलती है ना, वो ये पिंक वाली मिलती है। ये वो वाली रिसिप्ट है जो हमारी जो जो भी हमारी इंश्योरेंस है ना वो इसे कवर करती है, और इसकी वैलिडिटी 4 वीक्स होती है। 4 वीक्स के बाद अगर आप मेडिसिन लेने जाएंगे तो ये इनवैलिड होगी, आपको दोबारा लिखवानी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमारे पास ये ब्लाउ प्रेस्क्रिप्शन होती है, ये जिनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ये उनके लिए होती है। इनको वो ब्लाउ दी जाती है, और इसकी वैलिडिटी 3 मंथ होती है, 3 मंथ तक की वैलिड होती है। फिर हमारे पास एक ग्रून होती है। ग्रून ये होती है कि डॉक्टर आपको कहता है कि ये इंश्योरेंस तो कवर नहीं करती मेडिसिन, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप ये मेडिसिन ले लो। इसमें क्या होता है कि आपने अप फ्रंट सारा पे करना होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आउका है या किसी के पास टीके है, तो उनके पास ना एक मार्जिन होता है कि आप ईयरली मतलब आप 50 यूरो रिफंड करवा सकते हो, आई गेस 50 या 60 यूरो। मतलब अगर आपने ग्रीन रिसिप्ट से अगर कोई आपने मेडिसिन खरीदी हुई है तो आप वो रिसिप्ट अपना बिल अपलोड करते हो, मतलब साल में 50 यूरो तक, तो वो आपको 50 यूरो रिफंड कर देते हैं वो मेडिसिन के ऊपर जो ग्रीन में हो, जो डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की हो। फिर ये येलो प्रिस्क्रिप्शन होती है, ये वो उस केस में दी जाती है कि जब मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसी दवाई जिससे नींद आती हो, बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें वो वाला एलिमेंट हो, मतलब ज्यादा सोने वाला, नींद आने वाला, जिससे आप इंटॉक्सिकेट हो सकते हैं, तो वो ये ब्लाउ इसमें लिखी जाती है येलो में, और ये 7 डेज वैलिड होती है। ये ग्रीन की जो वैलिडिटी है वो इंडेफिनेटली होती है, कभी भी आप जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि ये रिकमेंडेशन और आपने पे भी खुद करना है। फिर जब आप मतलब ये तो सारी रिसिप्ट्स हैं। फिर एक और रिसिप्ट होती है कि जब आप लेट से आप इल हो और आपने सिक हो, आपने डॉक्टर को कहा कि मैं नहीं काम पे जा सकता, फिर वो आपको एक ये बिशानिंग बना के देता है, या आप उसे डिमांड कर सकते हो कि आप मुझे ये बना दे। उसको कहते हैं आर्बाइट्स उन फेसिशकाइट बिशानिंग, के मतलब के अन इसे क्या कहेंगे, इनएबिलिटी टू गो टू वर्क सर्टिफिकेट। तो ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको दे सकता है, जिसकी एक कॉपी आपने रखनी होती है, एक इंश्योरेंस के पास जाती है, मतलब सो ऑन। एंड देन ये मैंने जो उबावाइजुम की कुछ इस तरह का होता है। ये पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन इम्प्रेशन कि इस तरह की अगर आपको कोई रेकमेंड करता है किसी और के पास, डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास, कोई एमआरआई के लिए या कुछ और चीज के लिए, तो इस तरह की उबावाइजन बना के देता है। और ये उबावाइजन जो होती है वो हमेशा 3 महीने के लिए वैलिड होती है। लेट्स से कि आप जनवरी में गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमेशा 3 मंथ्स के लिए चलती है। मतलब अगर आप फरवरी में गए हैं तो वो मार्च के एंड तक वैलिड होगी, और अगर आप अप्रैल के शुरू में ही चले गए तो अप्रैल, मई, जून, इस तरह 3 3 महीने करके ना ये वैलिड होती है, और हर 3 महीने बाद एक नई उबावाइजिंग सबमिट करवानी पड़ती है। तो ये था ये डॉक्टर के विजिट के बारे में। और इसी से जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगेन सजाद भाई का और उमर भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कुछ ये प्रेजेंट करने का। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स या कोई डिस्कशन हम अभी कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ और पूछनी है आपको तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। जी बहुत शुक्रिया सर प्रेजेंटेशन के लिए। जी पार्टिसिपेंट्स में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या डायरेक्टली अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ओके, प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन। जी इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, इसको किस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाएगा ताकि सब लोगों तक ये पहुंच जाए? कि हम यूट्यूब पे अपलोड करके डिफरेंट जगहों पे शेयर कर देंगे, फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना। हाँ, वो सेशन के लिए होगा और प्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा? प्रेजेंटेशन भी वो जहाँ मतलब पीडीएफ बना के शेयर कर देंगे साथ ही ना। ओके। हम्म। नमान भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। मैं ऑडिबल? मैं भी डॉक्टर के पास गया था, तो मुझे बेसिकली ब्लड टेस्ट करवाना था, राइट? जस्ट टू हम्म। बॉडी चेक। तो वहां पे उन्होंने लेबर कॉस्ट दी थी। सो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना होता है? बिकॉज मैं 3 साल से कभी गया नहीं डॉक्टर के पास। सो इट वहां वॉज पे उन्होंने काइंड ऑफ। वहां पे उन्होंने आपको क्या दी थी? उन्होंने कुछ, मैंने उनसे रिकमेंड किया था, रिकमेंड तो नहीं किया था, मैंने उनको बोला था मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, राइट? तो हम्म। उन्होंने बेसिकली बोला कि डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप ये कोई D3 कुछ करके था, विटामिन D3 का कोई ब्लड टेस्ट था। जी जी। तो उसमें उन्होंने बोला कि चूंकि ये आप करवा रहे हैं तो इसकी आपकी कोई लेबर कॉस्ट लगेगी 47 यूरोज की। जी। तो उसमें कुछ उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था जिसमें वो टिक मार्क लगे हुए थे सारे ना, कि किस किस हम्म। टेस्ट। तो उसमें 47 यूरोज बने थे। तो उसके बारे में अच्छा। कुछ बता सकते हैं किस तरीके से हैंडल करना होता है इन चीजों को? लाइक मुझे इतना पता नहीं था उस बारे में, एंड इट जी वाज काइंड उसके ऑफ स्ट्रेंज। वो जितनी भी सारी चीजें हैं ना जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है वो सारी ये ब्लू प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आती है। आप ठीक अपनी है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको आप कर सकते हैं, मतलब आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा तो यूजुअली ये कैसा है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव आपको असाइन किए होते हैं, तो मैंने हम्म, कोई भी जो बिल वापस करवाना होता है ना, तो मैं उनको हम्म, भेज देता हूँ कि ये मेरा बिल वापस। इनका ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, लेकिन मुझे जरा थोड़ा सा ये है कि वो, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार वैक्सीनेशन करवाई उम्रे के लिए, तो वो कवर्ड नहीं थी, वो मैंने पैसे पे किए, तो मैंने उनको बिल भेजा तो उन्होंने मुझे वापस कर। वो इसी में आते हैं, हमेशा मार्जिन होता है जितनी भी पब्लिक इंश्योरेंस है ना, 50-100 यूरो का, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, 47 यूरोज वो उससे नीचे ही है। तो अगर आप उनको वो बिल करेंगे और डॉक्टर की वो जो डॉक्टर ने आपको वो दिए जो भी गुड लगा हुआ, दोनों चीजें करेंगे तो आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है। थैंक यू। फयान साहब पूछ रहे हैं कुछ। ये जी शयान जी, साहब का मैंने कर क्वेश्चन लिया, था। सॉरी। जी शयान भाई। जी जी, उन्होंने पूछ लिया डॉक्टर साहब। ओके। अस्सलामुअलैकुम। मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? जी यस जी। भाई। जी। अच्छा, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। कुछ अगर मैं नए आने वालों के हिसाब से पूछूं, जिस तरह अब हमें जिस तरह नए आने वाले हैं, जिस तरह मैं हूँ, ट्राई हम्म। कर रहा हूँ आने की। तो अगर बंदा नया आए, तो ये तो चलें एक न्यूट्रिशन वाइज और फूड वाइज के क्या चीज़ इंसानी सेहत के लिए बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ नहीं जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। अगर बंदा आए तो कोई, क्या आप लोगों का, जिस तरह हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कोई ऐसा कंसेंसस है कि यार आप इस शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मतलब बेहतर जो है ना पाकिस्तानी फूड टाइप मिलेगा? मतलब स्पेसिफिक अगर बात करें कि इस तरह का फूड पाकिस्तानी टाइप का जो आइटम जितना जिस तरह हमारे घरों में पकते हैं, वो किस शॉप पे मिलेंगे? या अगर गोश्त लेना है तो मतलब जहरी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का किसी शॉप पे या किसी जगह पे कंसेंसस होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ का मतलब गोश्त ठीक है, इसको आप हलाल ले सकते हैं, ज्यादा लोगों का कंसेंसस? तो अगर स्पेसिफिक बात की जाए भाई, वो थोड़ा सा नए आने वालों के लिए बेहतर नहीं होगा? क्योंकि हमें तो सच्ची बात है नहीं इतना आइडिया। अदर के मतलब आके वो जहरी बात है, 3-4 महीने बंदा गुजारता है तो पता चलता है। जो इनिशियल मंथ है उसमें मतलब बंदा स्ट्रेट अवे कहाँ जाए और कहाँ से शॉपिंग करे, ये गोश्त वगैरह के आइटम ये कहाँ से ले, जो नया आने वाला बंदा है? जी, पहले तो आपने जो पाकिस्तानी फूड की बात की वो पका हुआ है कि वो इंग्रेडिएंट्स वाइज आपने बात की है, वो सारे वो कहाँ से मिले? और मुझे। साहब, यावर साहब आप सुन पा रहे हैं? सर, जी सर। सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल अब इनिशियली बंदा आया है, ठीक है, अब नहीं वो नहीं, उसको जी जहरी जी, बात मैं है कह रहा हूँ किचन। कि वो मैं आप। लेट मी एक्सप्लेन। मैं यावर साहब, मैं आपसे ये वो हादसा ये पूछ रहे हैं कि आप पकी हुई फूड के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ से मिलेगी, या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कच्ची जैसे सब्जी है या गोश्त है, कच्ची चीजें कहाँ से मिल जाएंगी? जी भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके दोनों
का बता दें। जिस तरह शुरू में कोई बंदा आता है, अब जाहिर बात है उसको किचन एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले जाहिर बात है 2-3 दिन हो सकता है उसको कहीं से बाजार से या मार्केट से खाना पड़े या किसी होटल, तो कौन सी थोड़ी सी बेहतर रीजनेबल ऑप्शन होगी जिधर वो पहले 3-4 दिन सरवाइव करे, और उसके बाद वो कहाँ से जाके पाकिस्तानी आइटम्स जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह मसाले हैं, जिस तरह दालें हैं, चावल वगैरह हैं, ये मतलब पाकिस्तानी आइटम्स कहाँ से जाके खरीदे। उसके बाद तो ज़ाहिर बात है वो फिर अपनी रिसर्च करेगा, जो उसे बेहतर लगेगी वहां पे जाएगा। लेकिन इनिशियली आप लोगों का किस पे कंसेंसस है कि जो नया आने वाला बंदा है उसको मतलब इतना वो सोसाइटी में अभी उसको नहीं पता होगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो वो बगैर कहीं टाइम ज़ाया किए उधर चला जाए। जी, वो ना मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा इस बारे में कि सबसे पहले तो है कि इंग्रेडिएंट्स मतलब जो है वो यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं। अगर आप ये काइजर स्ट्रासे पे देखेंगे इंडियन मार्ट है, और अगर आप वो आउसलैंडर भी होटल के सामने बिल्कुल पैनी के साथ एक शॉप है। पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी मसाले हैं, मिर्च मसाले कुछ भी ऐसा जो है वो मिल जाता है। उसके बारे में जो कंसेंसस की बात है ना मीट के ऊपर, वो एक बहुत जो है ना वो सेंसिटिव टॉपिक है। और यहाँ पे ज्यादा अ, इसी वजह से मैंने शॉप्स के नाम नहीं लिए कि बेसिक गाइडलाइंस, इवन के आप जो पाकिस्तानी चीजें हैं ये या जो वो कोई भी चीजें हैं वो सुपर मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये सारी पाकिस्तानी चीजें, मतलब लेट से यहाँ पे आप शक्कर देखेंगे ये पाकिस्तानी आटा है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इंडियन स्टोर से कोई आशीर्वाद आटा लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो वो आपको 12-13 यूरो का 5 किलो मिलता है, जबकि ये 85 सेंट्स का किलो है। तो मतलब मैंने कोई ऐसी इनकी सुपर मार्केट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं देखे कि जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो, और हर तरह के मसाले और हर तरह की चीजें यहाँ भी अवेलेबल है सुपर मार्केट्स में। अगर आप ना ही भी जाना चाहते इंडियन मार्ट में तो या कोई पाकिस्तानी स्टोर पे, तो आपका गुजारा हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जिन पे मतलब सबका ही अ, वो है कि वो थोड़े ज्यादा वो हलाल को थोड़ा वो केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं। जैसे एक मुलबु गठुआ के ऊपर कबाब एक्सप्रेस है, जैसे पाकिस्तानी K2 है। ऐसे मतलब 2-3 रेस्टोरेंट्स आप मतलब कहेंगे तो उसका भी पता किया जा सकता है। और लेकिन इन जनरल इतनी वो यहाँ पे कोई डेप्थ में मतलब हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमको कंसेंसस डेवलप करें। मैं और उमर भाई और एक और भाई जरूर हैं, वो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे से पूछा जाए यहाँ पे जितने भी गोश्त वाले हैं जो बेच रहे हैं कि भाई आपका जो ये आपने हलाल टैग लगाया तो आपका शलख्तन प्रोसेस क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेयर की ना उनकी डेफिनेशन, ये उनसे पूछा गया ईमेल के थ्रू कि आपका वो प्रोसेस कैसे चलता है, तो उन्होंने बताया कि हमारा ये प्रोसेस है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सबसे लेना ये बहुत एक हेक्टिक और मुश्किल काम है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं होपफुली कि इसके बारे में कोई ऐसा हमारे पास एक डेफिनेटिव सारी हर एक रेस्टोरेंट के बारे में, हर एक दुकान के बारे में वो हो कि जिससे हम लोगों को बता सकें। बाकी ये जो चिकन वाली ये जो है ये टूना चिकन है, ये जो नक्श है ये भी अकाल से मिल सकता है, जिनके बारे में 100% श्योरिटी है। ये एक सेलमी या मॉस्क है खालसरोए में, वहां से ये टूना फ्लैश मिलता है। एक नक्शट है एक भाई हेल्ब्रोन में है, वो उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसी मतलब चीजें जो है वो मतलब मिल सकती हैं। लेकिन वो जो वो लिस्ट जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे हमारी एक डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पे डार्मस्टेड में, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। इस तरह इंशाल्लाह हम भी लिस्ट बनाएंगे जिसमें उन्होंने हर एक रेस्टोरेंट का लिखा हुआ है, हर एक दुकान का लिखा हुआ है कि इनका वो हलाल सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है, कैसे है। हमने पूछा तो उन्होंने ये रिप्लाई किया। वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का हम भी जो है ना वो एक डेटाबेस बनाए। वैसे जी जो है ना जी, इतना थैंक यू। डिटेल में तो नहीं, लेकिन जनरली जो प्रीवियस लोग जहाँ जाते रहे हैं जिन दुकानों पर और जो यूज़ करते रहे हैं, एशियन और हलाल शॉप्स और रेस्टोरेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी पीएसए कॉल्सवे पे डाली हुई है मैंने। जी 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 ठीक है। बिल्कुल, ये भी है। जी कि वो बिल्कुल। लिस्ट मैंने शेयर कर दिया उसका लिंक यहाँ पे ना चैट में। हम्म, सही है भाई। जी हाफिज साहब, एक सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? जी 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 जी। पूछे। अच्छा हाफिज साहब, मैं कास्ट आता जाता रहता हूँ, मैं हैसन में हूँ, कई दफा दूसरे शहरों में भी जाता हूँ, बर्लिन वगैरह में। एक तो लोगों ने लगाया था हलाल सर्टिफिकेट लिखा होता है। जी जी रेस्टोरेंट है या इवन गोश्त की शॉप है, और रेस्टोरेंट है तो साथ बियर भी बेच रहे होते हैं, वो भी होता है। तो बंदा कहता है यार ये हो क्या रहा है, लेकिन चलो गोश्त तो लिखा हुआ है ना कि हलाल है, हम्म। सर्टिफिकेट है। एक तो ये चीज है, तो क्या
जो सर्टिफिकेट था आपने कहा उसकी क्या सोर्स है, मतलब कोई अगर आपने कहा जर्मनी में कोई अथॉरिटी नहीं है वैलिडेट करने वाली, तो ये हलाल सर्टिफिकेट कहाँ से मिल रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि आम जो टर्की शॉप है जिसने अगर नहीं भी लगाया हुआ तो मैं पूछता हूँ भाई आपका हलाल है, तो एक ने सीधा कह तुम पाकिस्तान से आए हो, पाकिस्तानी हो। मैंने कहा ये सही है, क्योंकि स्वयं पाकिस्तान कोई पूछता है, कोई और नहीं है। उसकी एक वजह कहते जी हलाल है। और थोड़ी सी मैं तहकीक की पता चला जो माशाल्लाह हमारे अरब है ना, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, जो स्टूडेंट जो अरब हैं वो जी सब जी। कुछ खा पी लेते हैं, सवाए सुअर के सब कुछ खा पी लेते हैं। मैंने कहा कि हलाल तो नहीं है। कहते भाई हम गैर मुस्लिम मुल्क में हैं, उनके पास किसी अरब मुफ्ती का कोई फतवा है कि भाई जब आप गैर मुस्लिम मुल्क में है तो सुअर के अलावा सब कुछ खा पी ले। मैंने वो सुना भी, एक आध वो बड़ा मशहूर है वो यूट्यूबर। तो वो जी जी। हमारे यहाँ तो वो नहीं बनता। तो अब चले जिसने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, अच्छा जो जुबान से कह रहा है कि भाई हलाल है, हम्म तो एक ये शक पड़ता है। और जो हलाल सर्टिफिकेट जिस तरह आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी है ही नहीं, तो फिर हम्म। सर्टिफिकेट कहाँ से मिल रहा है? अच्छा, अथॉरिटी मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अथॉरिटी हलाल सर्टिफिकेट देने वाली नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये अथॉरिटी ये नहीं है कि जिसने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई हो ना कि किसी मतलब कोई एक ऐसी सेंट्रल बॉडी हो जिसमें हर जो जिसने हलाल लिख के लगाया हुआ है उसका देखा जाए कि यार वाकई ये हलाल है, उसका शनाख्तन प्रोसेस क्या है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, हलाल हराम मैं किसी चीज को कहना नहीं चाहता, ये आपने एट द एंड डिसाइड करना। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये विजन ऑफ बहुत बड़ी एक तुर्किश कंपनी है, ये तुर्किश हैंडल है, फ्लाइश हैंडल है। उन्होंने अपनी हलाल इस डेफिनेशन के ऊपर उनको हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर लेफ्ट साइड पे जो आप डेफिनेशन देखें, उन्होंने कहा कि हम बिटॉय भी करते हैं जानवरों को, और जानवरों को मैकेनिकली स्लॉटर किया जाता है, मतलब मशीन के जरिए। वो बटन दबा देते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और जानवर होते जाते हैं। तो ये उनके नजदीक हलाल है, और इस पे हलाल सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है उनको। अगर आपको ये डेफिनेशन मतलब अब मैं इस डेफिनेशन में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं शेयर करना चाहता कि ये डेफिनेशन सही है कि नहीं। तो आप मतलब अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन मतलब आपके जो प्रिंसिपल्स जो आपने उनके मुताबिक ये आपको सूट करती है, तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं सूट करती तो फिर आप उन प्रोवाइडर्स के पास जा सकते हैं जिनके एटलीस्ट जिन पे सारी मतलब उम्मत कह सकती है कि चलो यार ये तो हैंड स्लॉटर है, और इसमें जो है ना वो क्या उसका नाम बिटॉयड भी नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको एक जनरल एक रूल बता दूं कि जर्मनी में कोई भी जानवर आप लीगली जिबा नहीं कर सकते ओने बिटॉयबो। ये बहुत एक बड़ा रूल है। मतलब ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट जैसे भी है, मतलब एक एनिमल राइट्स की वजह से, मतलब सो कॉल्ड एनिमल राइट्स की वजह से ये है कि आप जर्मनी में कोई भी बिटॉयबुम के बगैर जानवर को ज़िबा नहीं कर सकते। तो ये तो आपको जिनके यहाँ पे स्टोर्स जर्मनी में हैं, एटलीस्ट जो जर्मनी में शलाख्तन करते हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि वो बिटॉयबुम के बगैर नहीं। तो थोड़ा सा बिटॉयबुम में हम ये कहते हैं, बिटॉयबुम मतलब सॉरी जर्मन वर्ड है, मतलब जिसमें उसको स्टन किया जाता है। जो तो करंट लगाते हैं, जो करंट लगाते हैं। जी जी, करंट लगाते हैं या बुलेट से करते हैं या CO2 करते हैं, 3-4 मेथड है इसके। तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा ना मुर्गी के बारे में जो है ना वो ज्यादा इस वजह से एहतियात करने की जरूरत है कि वो इतनी जो जो पोल्ट्री जो ये होती है ना, जिसे कहते हैं कि देश की ये जो फार्मी मुर्गी होती है वो उसके इतना नहीं वो सह सकती। वो तो आपको पता ही है जैसी होती है। जी जी जी। तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर वो जरा बिटोइबोंग इस वजह से कहा जाता है कि यार थोड़ा सा मुर्गी से एहतियात कर ली जाए। कुछ बल्कि अब तो मतलब मैंने काफी उलमा से पूछा तो वो कहते हैं कि जो बिटोइबोंग जो बड़े जानवर की है ना, जैसे वो अगर लैम की कहें आप रिंड की कहें कल भी करें, तो उसमें फिर भी चलो है कि वो जानवर एक वो जानदार थोड़ा वो बड़ा है, तगड़ा होता है, तगड़ा आराम से होता है। मरता नहीं। तो उसके मरने के चांस नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो मतलब फिर अगेन मैं वही कहूंगा कि आप कहाँ यही मैं तो पर्सनली दोस्तों को कहता हूँ कि यार कम से कम अगर आप उनको नहीं पूछ सकते कि ये गोश्त कहाँ से। अच्छा, एक और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो हलाल सर्टिफिकेट लगाया होता है ना उन्होंने, उसकी ऑनलाइन कोई ना कोई फुटप्रिंट जरूर होता है। जैसे ये हलाल सर्टिफिकेशन जर्मनी है ना, HSC जो मैंने कहा है, इनके आप जाएंगे तो अगर आप जाके ऑनलाइन अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप जाके देख सकते हैं कि उनके बोर्ड में उलमा कौन से हैं। आइदर वो मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और वो उन्होंने प्रोसीजर दिए भी होते हैं कि हम किस चीज को हलाल कहते हैं। तो उनकी डेफिनेशंस ऑनलाइन जाके पढ़ी भी जा सकती। लेकिन फिर वही मैं दोस्तों को ये कहता हूँ यार कम से कम ये इंश्योर कर लिया करें कि अगर आप हलाल कहीं से खा रहे हैं वो कम से कम अल्कोहल तो ना साथ बेच रहा हो। तो ये तो बिल्कुल
जो है वो उनग्लाउबलिश है कि अगर बंदा कि अनबिलीवेबल है कि बंदे ने अगर लिखा है कि हलाल भी और अंदर वो बियर भी बिक रही है, तो बहुत ही जो है ना वो बात है। तो इस ये थोड़ी बस ये ऐसी थी गाइडलाइंस। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। भाई अच्छा, इसमें कोई पाकिस्तानी या इंडियन ब्रांड्स इस तरह नहीं है जो जो मीट के ब्रांड्स हैं या चिकन के पोल्ट्री के हैं, वो उन की एक्सेस नहीं है इधर कार्लसरूहे के मार्केट में? स्पेसिफिकली मुझे कोई इंडियन या पाकिस्तानी ब्रांड का तो नहीं पता। अगर आप ये जो फेसबुक वाली पोस्ट है, इस पे जाके आप अगर आप देखें तो इसमें काफी मेरे ख्याल में कोई 20-25 कंपनीज हैं डिफरेंट जो यहाँ पे देती हैं। मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी इंडियन इतनी बड़ी शॉप है, या हो शायद में भी, मेरे इल्म में नहीं है कि जो मतलब इस लेवल पे है कि जो मतलब प्रोवाइड भी करते हैं गोश्त। तो ज्यादातर ज्यादातर जो मतलब हैं वो टर्किश ही हैं, मतलब वो टर्किश लाडन है। तो लेकिन फिर अगेन मतलब मैं अगेन ये इस पे स्ट्रेस दूंगा कि किसी चीज को मैं यहाँ पे हलाल या हराम नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उस अगर वो हलाल कह रहा है तो आप उसकी डेफिनेशन पूछें उसे, कहो कि भाई हलाल का मतलब क्या है। तो तुम हलाल किसको कहते हो? मसला ये होता है कि हम हलाल लोगों देके कहते हैं कि ये तो हलाल है, हलाल। अब अगर कोई बंदा डेफिनेशन ही चेंज कर दे, लेट्स से कि मैं कह दूं कि जो कार्ब्स है ना, मैं आज के बाद कार्ब्स हर उस चीज को कहूंगा जिसमें फैट होगा। तो मैंने ऊपर उसके ऊपर कार्ब्स का स्टिकर लगाया हुआ है, अंदर है तो वो फैट। हर बंदा आने वाला कहेगा कि चलो यार ये इसमें फैट तो नहीं है ना, लेकिन मैंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी। तो आप हमेशा अगर किसी की तहकीक करनी हो तो उसका पढ़ें कि उसकी वो किस चीज को हलाल कहते हैं। तो अगर आप उनकी डेफिनेशन से सेटिस्फाइड हैं तो ये डेफिनेशन बता भी देते हैं। ये भी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डेफिनेशन अगर आप पूछे उनसे, इंक्वायर करें, वो बता देते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है। अगर आप उनकी डेफिनेशन से सेटिस्फाई हैं तो फिर आप जो है वो ले लें। और ये काम इंशाल्लाह ये आपको, अगर आप थोड़ा सा कोई बंदा कोई दोस्त करना चाहे तो ये एक बार ही करना पड़ेगा, और आप फिर पूरी जिंदगी के लिए सेफ हो जाएंगे। मतलब लेट्स से कि अगर आप 10 साल 50 साल जितने साल भी जर्मनी में रहते हैं, आपको पता होगा कि यार ये कंपनी से मैंने उनकी डेफिनेशन देखी हुई है और ये कंपनी से चीजें लेनी। तो ये सिर्फ एक बार का जो है वो काम है। अवैध साहब हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी जी, अवैध हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना वो चीज़ें बताई हैं, तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरा ये कुछ आपने एक बात की है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का किसी भी शॉप के ऊपर जो है कोई जो है ना एब्सोल्यूट कंसेंसस नहीं है, ठीक है। तो क्या हमने ऐसे ही आगे भी चलना है या कोई हम कंसेंसस पैदा कर सकते हैं? तो क्या ख्याल है कि अगर कुछ लोग मिलकर, जैसे आपने बताया कि हाइल ब्राउन में कुछ भाई हैं, वो लोग ऑर्डर करते हैं और वहां पर जो है वो ये नग सेट वाले जो हैं डिलीवर कर देते हैं। अगर हम लोग काफी जो है ना मतलब लोग मिलकर बड़ा ऑर्डर करें, तो मेरा ख्याल है कि जब वो हाइल ब्राउन में अगर डिलीवर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कार्लसरू में भी वो जो है ना डिलीवर कर देंगे। तो क्या ख्याल है आप सब लोगों का, या आपका खसूसी तौर पे, कि कोई ऐसी कोई इनिशिएटिव लिया जाए कि भाई एक ऐसे जो है ना तरतीब बन जाए कि महीने में एक दफ़ा या 2 हफ्ते के बाद एक दफ़ा कोई इस तरह की कोई तरतीब बन जाए कि वो लोग, जैसे वो मेरे ख्याल से हर हफ्ते शायद डिलीवर करते हैं हेल्थ ब्राउन में, या 2 हफ्ते बाद करते हैं। तो अगर यही तरतीब कालसुरे के लिए भी लग जाए तो बन जाए अगर, तो बहुत आसानी हो सकती है सब लोगों के लिए। तो एटलीस्ट ये है कि हम लोग चिकन वहां से ले सकते हैं। बाकी जो दूसरी हैं उसके उसके लिए भी सोचा जा सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन एटलीस्ट चिकन के लिए जो है ना वो ये तरतीब अगर हो जाए तो क्या ख्याल है आप लोगों का? अवैस भाई, वो पहली तो बात ये है कि जो लिस्ट बनाई हुई है ना सजाद भाई ने, वो जी सारे वही हैं कि मतलब जो मतलब यहाँ पे हलाल, मतलब जिनके पास मतलब हलाल मतलब सर्टिफिकेशन है, और वो लिस्ट एक है ऑब्वियसली। मैं सिर्फ आपको जो बात बता रहा हूँ और जो कंसेंसस की बात बता रहा हूँ, वो ये नहीं है खुदा ना खास्ता कि मतलब मैं कंसेंस मेरी उससे मुराद ये थी कि पर्सनली जाके हमने मतलब किसी से पूछा नहीं है कि आपका शनाख्तन प्रोसेस है क्या। वैसे तो इस सज्जाद भाई ने जो लिस्ट बनाई हुई है वो सारे मतलब उन्होंने हलाल लिखा तो है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा था कि अगर आप ज्यादा इसको कहते हैं कि अगर आप वो करना चाहते हैं ना, अगर आप
आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि मैं क्या खा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जरा मुस्लिम नहीं है, तो अगर मैं थोड़ी ज्यादा करूं, मैं डेफिनेशन उनसे पूछूं, तो मैं वो कह रहा था कि जिन्होंने अपना शनाख्तन प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है, तो वो जो है वो मतलब वो नहीं है हमारे पास, मतलब वो लिस्ट नहीं है। मतलब लिस्ट तो हमारे पास है, हलाल सर्टिफिकेशन जिनके पास है काजू में वो सारी लिस्ट है, लेकिन सही, वो हलाल प्रोसेस से मुराद क्या है उनका, वो ठीक, हमें फर्दन फर्दन पूछना पड़ेगा। लेट से हम सरपा पे जाते हैं, या लेट से हम सामीज पे जाते हैं, या हम वो जस्ट फ्रेश पे जाते हैं, हम उन्हें कहेंगे यार आपने हलाल लिखा हुआ है, हम्म, हलाल का प्रोसेस क्या है, आप ये वाला जो एडिशनल स्टेप है ना, ये अभी तक हमने नहीं किया। सही, तो सही, ये वो ये था। तो फिर वो ये था कि जब तक ये एडिशनल स्टेप हम कर नहीं लेते, पूछ नहीं लेते सारों से, तो वो ऑलरेडी जिन्होंने बताया हुआ है, वो हम्म, लोग हैं जो मैंने पिक्चर शेयर की है ना, वो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि हमारा शनाख्तन प्रोसेस है कैसा। जी तो जी, मैंने भी उन्हीं की बात की है कि अगर उनसे कोई ऐसी तरतीब बन जाए जैसे और शहरों में लोग ले रहे हैं, जैसे कार्लसरूहे में भी अवेलेबल है ये टूना फ्लैश, और इसी तरह और जगहों पर भी है, तो वो लोग डिलीवर करते हैं मेरे ख्याल से। मतलब एक दो बंदा अगर ऑर्डर करेगा तो शायद वो डिलीवर ना करें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोग अगर 3-3 4-4 किलो पर केजी भी बंदा ले, तो 40-50 केजी जो है ना वो हो जाएगा। और वो फिर जो है ना मेरे ख्याल है कि डिलीवर करने में उनको कोई इतना इशू नहीं होगा। वो किसी भी मुझे शायद किसी ने बताया था कि कार्लसरूहे में जो है ये वेडर पे जो टर्किश शॉप है, तो यहाँ पर जो है ना टूना वाले जो है वो डिलीवर करते हैं, बट मुझे कभी मिला नहीं है, वहाँ पर नजर नहीं आया है। तो अगर कोई ऐसी तरतीब बन जाए इनसे बात करके, तो हम लोग ये है कि सबके लिए आसानी हो सकती है। जी कैसे? अवैध जी, इंशाल्लाह करते हैं इस बारे में ना, कुछ करते हैं इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया सब लोगों का, ख़ास तौर पे नुमान भाई का और उमर भाई का, कि जिन्होंने इतनी इंफॉर्मेटिव मीटिंग अरेंज करी। तो होपफुली काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। हम ये शेयर भी कर देंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। असद साहब हैं कोई, वो पूछना चाहते हैं कुछ? तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरा ख्याल है सिर्फ। अच्छा, चलें जी, जज़ाकल्लाह। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे यार। ये हमारा जो PSA कार्लसरूहे का कोई है, ग्रुप है, या डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह हैं, उन्हें भी ज्वाइन करें ताकि इसको सब लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाएं। तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह